सहयोग मंच के आप सभी हमारे निमंत्रण पे यहाँ आए हैं। हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं सभी पत्रकार साथियों का। हमारे बीच में भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज जी गोयल, जो आज इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, वो दिल्ली से आए हैं, जो सारा विस्तार से आपके आगे सारी चर्चा रखेंगे। भारत तिब्बत सहयोग मंच का गठन इसी धर्मशाला नगर के अंदर 5 मई 1999 में किया गया, जिसमें परम पावन दलाई लामा जी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस वक्त के सरसंघ चालक माननीय सुदर्शन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस वर्ष 24 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं भारत तिब्बत सहयोग मंच के गठन को। 25वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है। पूरे देश में ये साल भर सारे कार्यक्रम चलेंगे, जिसका विस्तार से पंकज जी आपके आगे रखेंगे। अब मैं पंकज गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस सारे विषय को आपके समक्ष रखें। पंकज गोयल। आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। भारत तिब्बत सहयोग मंच 5 मई 1999 को इसकी स्थापना इसी धर्मशाला में की गई। ये कहा जाए कि तिब्बत का विषय लगभग मृतप्राय सा हो गया था। तो उस समय तिब्बती धर्मगुरुओं ने, तिब्बती लामाओं ने और जो तिब्बती लीडर थे, तो उनको लगा कि तिब्बत की आवाज़ हिंदुस्तान की ओर से उठनी चाहिए। हिंदुस्तान के नेता, हिंदुस्तान की स्वयंसेवी संस्थाएं और हिंदुस्तान के लोग हमारा साथ दें। तो उस समय ऐसा चिंतन हुआ उन प्रमुख तिब्बतियों के द्वारा। तो उसमें उनके चिंतन में निकल कर के आया कि हमारी आवाज़ को इस हिंदुस्तान में उठाने वाला एक संगठन हो सकता है जो बहुत ही धूर्त गति से आवाज़ उठा सकता है। तो ध्यान में आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किससे संपर्क किया जाए? तो ऐसे करते करते उस समय इस प्रांत के प्रांत प्रचारक, जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके प्रांत प्रचारक के रूप में संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी, उनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद अपनी पीड़ा को उनके सामने रखा। वो तो यहाँ पर कई वर्षों से प्रचारक के रूप में थे ही, उनको विषय ध्यान में आ ही रहा था कि किस प्रकार चीन की विस्तारवाद की जो नीति है, वह तिब्बत को डसने के बाद, तिब्बत को निगलने के बाद, तिब्बत में खूनी नरसंहार करने के बाद, तिब्बतियों के मानव अधिकारों का हनन करने और लगातार कर रहा है। उसके बाद चीन वहीं नहीं रुकने वाला। चीन की जो गद दृष्टि है वह अब भारत के ऊपर है। तो इसलिए तिब्बत का आज़ाद होना भारत के लिए भी जरूरी है। जितना तिब्बत के लिए, तिब्बत और तिब्बतियों के लिए जरूरी है, उतना भारत और भारतीयों के लिए जरूरी है। तो यह बात संघ के केंद्रीय अधिकारियों से चर्चा करने के बाद तो उसमें यह निकल करके आया कि भारत के लोगों को तिब्बत का साथ देना चाहिए। तो उस समय के संघ के चौथे पूजनीय सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी और उस समय संघ के वरिष्ठ अधिकारी और सह सरकारवा श्रीमान माननीय केसी सुदर्शन जी, इनसे चर्चा होने के बाद 5 मई
1999 को रज्जू भैया जी, केसी सुदर्शन जी और परम पावन दलाई लामा जी के आशीर्वाद से इस भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना की गई और आज 24 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 24 वर्षों में भारत तिब्बत सहयोग मंच केवल हिमाचल ही नहीं, उत्तर भारत ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि ये कहा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा तिब्बत की आज़ादी को लेकर के, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति को लेकर के, भारत की सीमाओं को सुरक्षित रहें इसको लेकर के, पर्यावरण की सुरक्षा हो उसको लेकर के विश्व का एकमेव सबसे बड़ा संगठन के रूप में स्थापित हुआ है। और हमें खुशी है कि इन 24 वर्षों में भारत तिब्बत सहयोग मंच हिंदुस्तान के 47 प्रांतों में, इन 47 प्रांतों के 300 से अधिक जिलों में अपनी सक्रिय इकाइयां बना करके तिब्बत की आज़ादी के लिए जन जागरण कर रहा है और धूर्त और विस्तारवादी दुष्ट चीन की विस्तारवाद की नीति को जन जन तक पहुंचाने में काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं को लगा कि हमारा कार्य मातृशक्ति के बीच में भी जाना चाहिए और इसी प्रकार देश की जो युवा शक्ति है उसके बीच में भी हमारा कार्य जाना चाहिए। तो उस दृष्टि से महिला विभाग बना करके देश भर में महिलाओं की सक्रिय टीम का निर्माण किया। इसी प्रकार युवाओं के बीच में जाकर के युवाओं को जोड़ा और आज देश भर में युवाओं की भी सक्रिय भूमिका तिब्बत की आज़ादी को लेकर के है। इसी के साथ ही जो देश का जो प्रबुद्ध नागरिक है उसके बीच में हमारी बात जाए और प्रबुद्ध व्यक्ति अपने माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम करें। उस दृष्टि से देश भर के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में भारत तिब्बत सहयोग मंच काम कर रहा है और समय समय पर विचार गोष्ठियों के माध्यम से देश की जो युवा पीढ़ी है, छात्र शक्ति है, उनको भी जागरूक करने का काम विश्वविद्यालयों में सेमिनार विचार गोष्ठियों के माध्यम से कर रहा है। भारत तिब्बत सहयोग मंच ने पिछले इन वर्षों में चाहे सेवा के कार्य हों और जो तिब्बतियों के जो स्वेटर सिलर जो होते हैं उनको जो परेशानियां आती हैं उनको लेकर के भी देश भर में कहीं भी परेशानी आए, चाहे वो मथुरा की मार्केट हो, चाहे मेरठ की हो, चाहे सोनीपत की हो, अम्बाला की हो, राजस्थान में जयपुर की हो, देश भर में कहीं भी जो परेशानियां आती हैं तो सरकारी अधिकारियों से और सरकार से मिलकर के उन समस्याओं को दूर कराने का काम भी भारत तिब्बत सहयोग मंच करता है। तो इस प्रकार इन 24 वर्षों में चीन की विस्तारवाद की नीति को भारत तिब्बत सहयोग मंच काफ़ी हद तक जन जन तक पहुंचाने में सफल हुआ है। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जो बीजारोपण 5 मई 1999 को किया गया, आज वह फल फूल करके एक युवा हो गया है, 25 वर्ष का होने वाला है। उस दृष्टि से मंच के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि इस एक वर्ष को हम सभी उत्साह के रूप में, एक पर्व के रूप में मनाएं। तो इस हेतु पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर 11 जन सम्मेलन होने हैं, जिनमें हजारों हजार लोग उन जन सम्मेलनों में उनकी भागीदारी होगी। इसी प्रकार इसका जो उद्घाटन कार्यक्रम होगा वह 5 मई 2023 को इसी धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में तय किया है, जिसमें कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भारतीय और तिब्बती दोनों की उपस्थिति रहेगी। आम जनमानस वह भी उपस्थित होगा। देश भर के हजारों कार्यकर्ता भारत तिब्बत सहयोग मंच के उपस्थित होने वाले हैं। तो एक ये बड़ा कार्यक्रम होगा। उसके बाद जन सम्मेलन होंगे और साथ ही 300 से अधिक जिलों में यह अभियान, जहां हमारी टीम है वहां ये कार्यक्रम होने हैं। इसके साथ ही हमने यह लक्ष्य
लक्ष्य रखा है कि इस एक वर्ष में अभी 300 के आसपास हैं और इस वर्ष में प्रयास करके सभी कार्यकर्ता सामूहिक रूप से मिलकर के 500 जिलों में अपने इस काम को पहुंचाने वाले हैं। तो आज इस अवसर पर मेरा आप सभी को मैं धन्यवाद करते हुए यह निवेदन करूंगा कि इस प्रेस वार्ता में जो हमने बात कही है तिब्बत की आज़ादी को लेकर के, आप भी उसमें सहयोगी बने और इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे ही। और आपने किसी ने जो प्रश्न पूछने हैं अब आप पूछ सकते हैं। आपने ये जो कार्यक्रम की जानकारी दी है, इसमें क्या दलाई लामा जी भी होंगे? हाँ, हमने अपनी ओर से निमंत्रण दिया है और बाकी उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। इसके साथ मेरा अगला प्रश्न रहेगा, आपने मानसरोवर की बात की। पिछले साल आपने एक अभियान छेड़ा था मानसरोवर को लेके, चीन द्वारा कब्जा किया गया, उसको लेके कहाँ तक क्या उसकी थोड़ी सी जानकारी दें कि क्या इसकी स्थिति? ऐसा है, भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से पिछले साल ही नहीं 1999 से कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए अभियान चल रहा है और यह अभियान जब तक तिब्बत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक यह जारी रहेगा। कैलाश मानसरोवर केवल सनातनियों के लिए ही पूजनीय नहीं है। कैलाश मानसरोवर जितना भगवान शंकर का निवास स्थान होने के कारण सनातनियों के लिए पूजनीय है, उतना ही जैन मत को मानने वाले उनके लिए भी पूजनीय है, सिख मत को मानने वाले उनके लिए भी पूजनीय है, उतना ही बौद्ध मत को मानने वाले, अब तिब्बती खंगरी पोछे बोलते हैं और हम कैलाश मानसरोवर बोलते हैं, तो उनके लिए भी उतना ही पूजनीय है। तो ये हम सब के लिए पूजनीय है। तो सामूहिक रूप से हम सब मिलकर के जन जागरण के रूप में चीन ही नहीं पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर तिब्बत मुक्त होना चाहिए। हमारे आराध्य देव भगवान शंकर का वह निवास है और चीन वह देश है जिसने कब्जा किया है, जो एक नास्तिक देश है, किसी पूजा पद्धति को नहीं मानता, किसी पंथ संप्रदाय को नहीं मानता। तो ऐसे दुष्ट चीन को कैलाश मानसरोवर पर अपना आधिपत्य रखने का कोई अधिकार नहीं है। जो पीड़ा है, जो चीन द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनके ऊपर जो काम किया जा रहा है, लेकिन हाल ही में जबरन जो तिब्बती बच्चों को जो है बोर्डिंग स्कूल भेजा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये कोई आज नई बात नहीं है। 1959 से लेकर के अब तक चीन के द्वारा चीन की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया, वहाँ की पूजा पद्धति को नष्ट करने का काम लगातार चीन की ओर से किया गया। तिब्बत में भाषा को नष्ट करने का काम चीन की ओर से किया गया। तो इसलिए और अब जो इन्होंने स्कूली बच्चों के माध्यम से यह सब किया है, इसके लिए चीन की हम भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से भर्त्सना करते हैं और इसके लिए वैश्विक स्तर पर हम सभी अलग अलग देशों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनको पत्र के माध्यम से, और जन जागरण भी हम इस विषय को लेकर के तेज करने वाले हैं।